हेलो, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और नए वीडियो के साथ हम सब आपके सामने हैं। गीता ई स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा है आरोग्य भाग 2 के बारे में, हम कक्षा 12 की किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं पूरे। मैंने आपको पहले भी बताया, इसके लिए हमने 3 प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें एक में कवि परिचय डाला है, एक में पाठों की सरल व्याख्या डली हुई है और एक प्लेलिस्ट में आपके सारे प्रश्न उत्तर हमने वहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है। आज जो हम करने वाले हैं वो कुंवर नारायण, इनकी कविता थी, उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। ये हमने कुंवर नारायण जी का कवि परिचय पढ़ा था हमने। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इनकी कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी, पर ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। व्याख्या में आप पढ़ लीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनके प्रश्नोत्तर की। ठीक है। बहुत इजी चीज़ें हैं, आप उनको देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे चलते रहें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें। चीज़ों पर फोकस रखें, थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर हम ठान लें तो कोई भी चीज़ हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है। बड़ा कर देते हैं, जूम आउट करना है इसको। ओके ना, ठीक है, दिख रहा है? ओके ना, चलिए कविता के साथ यहाँ पर जो हमारी पहली कविता है वो थी कविता के बहाने, जो हमने पढ़ा था, जिसमें कविता को चिड़िया, फूल और बच्चों से जिसकी तुलना की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो जो पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। यानी कि जो लास्ट की जो लाइन थी, सब घर एक कर देने के माने, यहाँ पर बच्चों के बारे में बात की गई थी। लास्ट पैराग्राफ में 3 ही पैराग्राफ इसमें थे। पहले में चिड़िया के बारे में बात की गई थी, दूसरे में फूल के बारे में बात की गई थी और तीसरे में बच्चे के बारे में बात की गई थी। अब यहाँ पर जो बच्चा है ना, यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने का मतलब, यहाँ पर जब बच्चा है ना, वो बच्चे के साथ में कविता को उसके समकक्ष रखा गया है कि जब बच्चा खेलता है ना, उस बच्चे के खेलते वक्त उसे अपने पराये का, जाति का, जात पात का, ऊंच नीच का उसके अंदर कोई भाव नहीं रहता। उसे नहीं मालूम होता है कि मैं किसके घर में खेल रहा हूँ, वो कि ये किसी दूसरे धर्म वाले का घर है। आस पड़ोस के जितने भी मनमुटाव होते हैं, अपने पराये का जितना भी बैर भाव होता है, वो बच्चे के मन में कभी नहीं आता खेलते हुए। ठीक है। जब वो खेलता है तो सिर्फ वो उल्लास के साथ में खेलना ही चाहता है। उसके मन में बाकी किसी चीज़ों को लेकर कोई भी आशंका, कोई भी तरह की बातें नहीं होती। तो जब बच्चा खेल रहा है तो खेलते खेलते वो उन सब चीज़ों को एक कर देता है जो समाज में कहीं ना कहीं हमें बंधनों में बांध देती है, हमें एक दूसरे से अलग कर देती है। और चूंकि खेलते हुए बच्चे को देखकर सभी को उस पर प्यार आता है, सभी उससे अच्छा सा व्यवहार करते हैं, बच्चे को देखकर सबके मन में एक प्रसन्नता आ जाती है। तो वो जाने अनजाने उन सब लोगों को भी एक कर देता है, उन सब घरों को, उन सब व्यक्तियों को एक कर देता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वंद्व के कारण, किसी न किसी द्वेष के कारण एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब कोई भी भेदभाव बच्चा जब खेलता है तो नहीं रहने देता। यहाँ पर इस चीज को उकेरा गया है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ता कौन है? पक्षी। खिलते कौन है? फूल। 3 पैराग्राफ है, फिर याद दिला रही हूँ, कविता के बहाने से लिया गया है। चूंकि पक्षी जब उड़ता है उन्मुक्त आकाश में, तो क्या होता है, वो अपने परों को खोलकर उस उल्लास के साथ में आकाश में उड़ता है और ऊंचाइयों को, जहाँ तक उसकी पहुँच है, वो उन ऊंचाइयों को पार पा लेता है। ठीक है। यहाँ पर कविता का उड़ना, यानी उसमें जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों को समाविष्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक कल्पना संसार का निर्माण करते हैं जिसमें वो कविता उड़ती है। जिस विचार को हम उकेरना चाह रहे हैं पन्नों पे, हमने उस संसार को जीवित कर दिया अपने शब्दों के बहाने, तो कविता उड़ान भरने लगी है। यानी कि जब कविता पूरी हो जाती है तो उसके अंदर उसके वो पंख लग जाते हैं कि अब वो क्या है, वो श्रोता तक पहुंचना चाहती है, पाठक तक पहुंचना चाहती है, उसके अंदर भी वो उड़ान होती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब कविता तैयार होती है तो जब कोई भी उसे पढ़ता है तो उसकी उड़ान सिर्फ एक उस तक सीमित नहीं रहती, वो कई देशों में, कई लोगों तक पहुंच
जाती है तो कविता भी उड़ती है अपने भाषा सौंदर्य के द्वारा, अपने काव्य सौंदर्य के द्वारा, अपने रस सौंदर्य के द्वारा, ठीक है। और खिलने का मतलब यहाँ पर है जब कविता को हम पढ़ते हैं उससे जो भाव, जो रस की उत्पत्ति होती है, वही उसका खिलना है, वही उसका उजास है, वही उसकी क्या है, सार्थकता है। कविता को पढ़कर हमें अगर हमें आनंद की अनुभूति हो गई तो वही कविता का खिलना है। तो उड़ने और खिलने का कविता से ये संबंध है। जिस तरह से फूल खिलता है, अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार से कविता जब पाठक या श्रोता उसे पढ़ता है या सुनता है तो उसके अंदर भी आनंद की अनुभूति होती है, जिस प्रकार को फूलों को देखकर हमें अनुभूति आनंद की होती है, ठीक है। नेक्स्ट चले थर्ड, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकता है। देखो ये दोनों कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक है। जिस तरह से कविता को कोई भी पढ़ सकता है, उसका भाव कोई भी ग्रहण कर सकता है, उससे आनंद की प्राप्ति कोई भी कर सकता है, इस प्रकार जो बच्चा होता है वो कहीं पर भी खेल सकता है। उसके मन में कोई दोराव नहीं, उसके मन में कोई द्वे भाव नहीं हो, देश भाव नहीं होता कि वो किसी के प्रति भी उसको नफरत हो कि नहीं मैं ये कविता तो इस देश की व्यक्ति ने लिखी है, सॉरी, तो दूसरे देश का व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता, या किसी बड़े आदमी के लिए कविता रची गई तो उसे कोई छोटा आदमी नहीं पढ़ सकता। वैसे तो छोटे अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ पर मतलब जो बच्चा है और कविता है वो जिस तरीके से बच्चा खेलते हुए हर घर में खेल सकता है, हर परिस्थिति में खेल सकता है, उसके मन में सिर्फ अपने खेल को खेलने का ही भाव होता है, उसको सिर्फ अपने खेल से आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके लिए वो कभी कोई चीज़ नहीं सोचता कि अगर मैं यहाँ ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वहाँ वैसा करूँगा तो इस व्यक्ति के साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना, या उस बच्चे के साथ मुझे नहीं खेलना। जबकि होता है ना, घर में किसी में लड़ाई होगी पड़ोस में, या एक ही घर में दो बहुओं में लड़ाई होगी तो वो आपस में बच्चों को नहीं खेलने देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। जब बच्चा खेलता है तो उसके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होती, उसके मन में सिर्फ खेल को अनुभूत करने की, जो खेल को अनुभूत करके सिर्फ आनंद लेने की बात होती है। तो वही चीज़ कविता में होती है। जब कविता कोई पढ़ता है, कोई भी पढ़े, तो उसके अंदर उस कविता को लिखने वाले या कविता को लिखने वाले के जरिए किसी पढ़ने वाले के लिए कोई द्वेष की वहाँ पर भावना नहीं होती, वहाँ सिर्फ कविता की रसानुभूति की बात की जाती है। तो बच्चा और कविता कई हद तक इस मामले में समानांतर हो सकते हैं। अब कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने बताइए। फूल क्या है, खिलते हैं, एक सीज़न आएगा पर्टिकुलर तब खिलेंगे, मतलब जब उनका ऋतु आती है, जब उन फूलों के खिलने की, जब मौसम ऐसा आता है जब उन्हें खिलना है, वो जिस मौसम की जिस ऋतु के हिसाब से बने हुए हैं वो खिलते हैं। लेकिन कविता जो है वो किसी भी मौसम में खिल सकती है, किसी भी ऋतु में खिल सकती है, आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं, दिन रात, उठते बैठते जागते सोते, ठीक है। अब फूल खिला, अच्छा लगा, उसने अपनी खुशबू बिखेरी और एक टाइम के बाद वो मुरझा गया, मुरझाया, नियति है, नियति का नियम है। लेकिन कविता ऐसी नहीं है। उसमें जब हम भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं जो वो अपनी चरम तक पहुंचती है, उसके द्वारा जो हमें रस की प्राप्ति होती है, तो उसकी जो महक है, उसका जो आनंद है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी वो कभी मुरझा नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। ये हमने पढ़ा था, बात सीधी थी। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब ये है कि जब हम, भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाषा क्या होती है। भाषा है अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम, अपने भाषा भावों की संप्रेषण का माध्यम। तो हमें कोई बात कहनी है तो हमें उसके लिए भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर हम भाषा का प्रयोग उपयुक्त विचार के उपयुक्त शब्दों का चयन करते हैं, जो उसके अर्थों को अभिव्यक्त कर सके, जो उसके मर्म को सही से व्यक्त कर सके, तो अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने विचारों को समझाने के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो अर्थ है, हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारा तात्पर्य है, वो सामने वाले तक जो भी हम जिससे वो बात कहना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे अप्रत्यक्ष है, उस तक हमारी वो बात आसानी से पहुंच जाती है। तो भाषा को सहूलियत यानी कि सोच समझ कर ही चुनना चाहिए। हम जिन भावों को बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने के लिए हमें भाषाओं को सोच समझ कर चुनना चाहिए।
चले नेक्स्ट है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी जाती है। बहुत सिंपल है, पूरी जो कविता है वो उसी चीज के बारे में है। आप जब व्याख्या करेंगे, व्याख्या सुनेंगे तो आप ये चीज का प्रश्न वहां पर देखेंगे। मैंने जो कहा, मुझे जो कहना है, मैं सीधे सीधे भी कह सकती थी कि मैम मुझे बाहर जाना है। 3 इडियट्स देखी ना, देखी सबने 3 इडियट्स, ठीक है। मशीन वाला जो एग्जाम्पल होता है, चतुर्लिंगम पूरी वो डेफिनेशन देता है, और हमारे रेंचो जी क्या बोलते हैं, जो काम को आसान करे, मनुष्य को किसी भी काम को करने के लिए जो आसानी प्रदान करे वो मशीन। बटन चलाया लाइट जल गई, बटन चलाया पंखा चल गई, गर्मी लग रही है हवा आ रही, ठंडा पानी मिल गया, फ्रिज चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मशीन है। हम उसको सीधे सीधे भी कह सकते थे लेकिन जब हम उसको भाषा के ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, भाषा को अपना अपना पांडित्य यानी हमें बहुत कुछ आता है, अपनी महानता सिद्ध करने के लिए जब हम ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जिसके कारण बात को जो बहुत सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से समझाई जा सकती थी, वो चीज़ खत्म हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, सीधी बात भी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सीधी बात कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, वैसे ये दोनों का एक्सप्लेनेशन बहुत हद तक सेम ही है। अब ये जो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, ये इस टाइप के प्रश्न वैसे तो आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि हमें पाठ्य पुस्तिका में दिया है, हम करेंगे तो जरूर, लेकिन इन तरह के प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। यहाँ पर कुछ कथ्य दिए गए हैं और उनको आपको मुहावरों से मिलाना है। जैसा कि इन्होंने मिला के बताया, बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य। बात का बन जाना मतलब तालमेल बैठ जाना, बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है। बात की पेच खोलना, पेच खोलेंगे क्या करेंगे बताओ, किससे मिला सकते हैं, बात में कसावट ना होना या बात को सहज और स्पष्ट कर देना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना, ठीक है। बात की पेच खोलना, बात में कसावट ना होना, बात को कील की तरह ठोक देना, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न वैसे आते नहीं हैं, आप इन चीज़ों पर इतना गौर ना करें। तो इन चीज़ों पे फोकस ना करके हम आगे की चीज़ों पर चलते हैं। आगे आपका जो भाग आता है, सेक्शन आता है, वो आता है कविता के आसपास। कविता के आसपास बात से जुड़े कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, इस तरह का प्रश्न आपके आएगा नहीं। बात बन जाना, बात बिगड़ जाना, ठीक है। व्याख्या करें, ये व्याख्या आप हमारी व्याख्या में देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सरल व्याख्या जो हमने की है पूरी कविता की, उसमें देखिएगा कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, वह भाषा में बेकार घूमने लगी, इसको आप देखिएगा। सरल जो हमने व्याख्या की है चैप्टर की, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इन दोनों के हमने प्रश्न उत्तर किए। अब जो अगली चीज है, जैसा कि मैंने आपको कहा, मूल भाव और प्रतिपाद्य तो हर कविता का आपसे पूछा ही जा सकता है कि भाई इसकी बात की क्या, इस कविता के बहाने कवि क्या कहना चाह रहा था, यह कविता किस चीज को स्पष्ट कर रही है। अब फिर वही चीज मैं आपको यहाँ पर 2 प्रश्न देने वाली हूँ, उन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर देंगे, खुद से दें और कमेंट में हमें लिख के बताएं कि हाँ आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 2 कविताएं हैं, दोनों से आपको एक एक प्रश्न मैं दे रही हूँ। प्रश्न 1, पहली जो कविता थी हमारी, कविता के बहाने, कविता के बहाने कविता का मूल भाव विस्तार से समझाएं। आपको यहाँ पर चिड़िया और बच्चे और फूल से कविता की तुलना करके आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देना है।
और सेकंड प्रश्न जो है आपका, बात सीधी थी पर, तो बात सीधी थी पर ये जो कविता है, ठीक है, इस कविता के द्वारा कवि क्या समझाना चाह रहा है? कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? बड़े हैं भाई हमसे, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। आप जैसे जैसे लिखेंगे आपके भाव, आपके विचार उसी प्रकार से दौड़ेंगे, ठीक है। तो लिखें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को तैयार करें। तब तक के लिए हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी मेंटोर आप लोगों के साथ यहाँ पर बनी रहूँगी। तो बच्चों, मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए बाय बाय।